हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक दूसरा फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि है हमारा सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना इसकी कुछ खासियत है, तो या हम कह सकते हैं कि कुछ विशेषताएं। तो क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स? पहली चीज़, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया में। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 200 के पास देश है, तो इंडिया जो एक देश है, जो हमारा देश है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ये सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, प्लस ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सबसे लंबा प्लस लिखित संविधान, ये इसकी पहली खासियत है। ऐसा इसलिए क्या रखा, देखिए ओरिजिनली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में था वो था प्रीएम्बल। प्रीएम्बल होता है, मैं आगे हर एक चीज़ बताऊंगी, अभी आप सिर्फ मेन जो टॉपिक है वो देखिए। तो पहली चीज़ जो थी ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो थी प्रीएम्बल। 395 आर्टिकल थे जो कि 25 पार्ट में डिवाइडेड थे और 8 शेड्यूल थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल थे और 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन अभी प्रेजेंटली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है, 470 आर्टिकल्स हो गए, 25 पार्ट्स हो गए और 12 शेड्यूल हो गए। तो इसीलिए ये 470 आर्टिकल्स जो है ना, ये इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेंथीएस्ट, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। तो आर्टिकल्स कितने हैं? 470 प्रीएम्बल है और ये 25 पार्ट को आप समझ लीजिए 25 चैप्टर हैं। जैसे पहला यूनियन, दूसरा सिटीजनशिप, फिर तीसरा फंडामेंटल राइट, फिर फोर्थ जो है वो डीपीएसपी। तो ये सारे के सारे जो हैं ये चैप्टर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अभी प्रेजेंटली हमारे पास 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल्स है। ये है पहली खासियत। दूसरी खासियत ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये ब्लेंड है। ब्लेंड किस चीज़ का है? रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, रिजिडिटी का मतलब होता है कितना हार्ड कोई चीज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कितना लचीला या कितना सॉफ्ट कोई चीज़ है, या जैसे फ्लेक्सी, अगर हमारे पास फोम होता है तो हम फोम को इजीली मोड़ सकते हैं। लेकिन रिजिड, जैसे लकड़ी है, लोहा है, वो बिल्कुल रिजिड होता है, हम उसे मोड़ नहीं सकते। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है? देखो, ये जो ब्लेंड और रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी से है, ये है अमेंडमेंट करने से। अमेंडमेंट करने से मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो इजीली अमेंडमेंट होता है, ना ही बहुत ही स्पेशल ढंग से अमेंडमेंट होता है। अगर ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से हम इसमें अमेंडमेंट कर देते या फिर संशोधन कर देते। अमेंडमेंट का मतलब है चेंजेस कर देना। अगर बहुत इजीली ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा सकता तो बोलेंगे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता तो हम बोलेंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं बीच में आता है, ना ही वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, ना ही वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये सारी बातें हो रही इन टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट, मतलब कि संशोधन की प्रक्रिया के लिए ये बातें हो रही है। देखो, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें अमेंडमेंट जो होते हैं ना वो स्पेशल प्रोसीजर से होते हैं, और जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि लचीला जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें अमेंडमेंट जो होते हैं वो बहुत आसान ढंग से हो जाते हैं। इसे हम कहेंगे ऑर्डिनरी ढंग से हो जाते हैं। तो ये दूसरा फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ना तो इजीली अमेंड होता है, ना ही बहुत ही स्पेशल ढंग से अमेंड होता है। तो ये मिक्सचर है ऑफ, इसका ब्लेंड है, ये ब्लेंड है ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। देखिए, तीसरा जो खासियत है वो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके सोर्सेज बहुत अलग अलग हैं। सोर्सेज मतलब अभी हमने ऊपर देखा कि 470 आर्टिकल्स है। इन 470 आर्टिकल्स को हमने अलग अलग जगह से ले रखा है। देखिए, पहली चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर को के जितने भी आर्टिकल्स है वो हमने यहां से लिए। इमरजेंसी प्रोविजन है, ये हमने कहां से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और भी बहुत सारी चीजें, पर मैंने यहाँ पे कुछ मेन ही लिखा है। देखिए, दूसरी चीज वो ये है कि जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रूल ऑफ लॉ लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया हुआ है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस है। उसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप, चाहे आप इंडिया के किसी स्टेट या 28 स्टेट या 8 यूटी में से किसी के भी सिटीजन हो, आप इंडिया के ही सिटीजन माने जाओगे। इसके अलावा रिट, जो हमारी 5 टाइप की रिट होती है, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, ये भी हमने कहां से लिए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। उसके बाद कैबिनेट सिस्टम भी। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, इतना ज्यादा खास चीज नहीं। देखो, और हमने यूएसए से क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, ये हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसे शब्द। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अमेंडमेंट का प्रोसीजर लिया है। वैसे ही ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट 108 में है ये सारी चीजें ली। इसके अलावा हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके अलावा बहुत सारे और कॉन्स्टिट्यूशन से हमने थोड़ी चीजें ली। इसीलिए तो तीसरी खासियत क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है ना, जो इसके सूत्र हैं, ये बहुत अलग अलग जगह से हमने ले रखे हैं। इसके अलावा जो चौथी चीज आती है वो आती है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस। इसका क्या मतलब है? सिस्टम तो हम कह रहे हैं कि फेडरल है, लेकिन यूनिटरी बेसिस, इसका मतलब ये है कि डिवीजन ऑफ पावर तो है, लेकिन वो यूनिटरी मतलब सेंटर ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो फेडरल सिस्टम को समझने के लिए हमें गवर्नमेंट की डिवीजन देखनी पड़ेगी, डिवीजन ऑफ
पावर देखना पड़ेगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाय कैमरलिज्म, ये सारी चीजें हमारी फेडरल सिस्टम के अंदर आएंगी। अभी इसको हम अच्छे से आगे देखेंगे, अभी सिर्फ आप एक ये देखिए कि क्या क्या विशेषता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके अलावा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा कि एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, तो ये है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब डिवीजन ऑफ पावर होता है, और ये जो ये लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है। हम लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, भले ही वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन हम लोग वोट डाल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को तो चूज करते हैं ना, तो वो इसी में आएगा। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, रियल कौन होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनल कौन होता है, प्रेसिडेंट, सारी चीजें हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू देखिए, फिर देखिए इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। पहली बात तो इंटीग्रेटेड का मतलब है कि इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे कि सबसे नीचे हमारी होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर होती है हमारी हाई कोर्ट, फिर होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो आप अपील में हाई कोर्ट जा सकते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यह दिखाता है कि इंटीग्रेटेड है, अलग नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया है तो ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट कोर्ट है, नहीं, इंटीग्रेटेड है। आपको फैसला सही नहीं लगता, आप अपील के माध्यम से हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है इंटीग्रेटेड। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट का ये मतलब है, देखो सेपरेशन ऑफ पावर होता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेटिव और एक होता है जुडिशरी। तो ये तीनों जो है ना, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी के काम में लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो ये इसको समझा रहा है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, इनकी तो खासियत अभी हम आगे देखेंगे। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है, सारे के सारे सिटीजन्स को मिलते हैं, पार्ट 3 के अंदर दे रखे हैं। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के लिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल जो राज्य को करने चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने दिया हुआ है, तो ये आएगा आपके पार्ट 4 के अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी, ये पार्ट 4A। देखो फंडामेंटल ड्यूटी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, फंडामेंटल ड्यूटी भी हम हर एक चीज आगे देखेंगे, अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। इसमें क्या, फंडामेंटल ड्यूटी, ऐसी ड्यूटी जो कि इंसान या फिर जो कि फंडामेंटल है, आपको ये ड्यूटी निभानी चाहिए। पहले ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये 42nd अमेंडमेंट से लाई गई है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ये लाई गई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उन्होंने इसके बारे में रिकमेंडेशन दी थी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंगल सिटीजनशिप, मैंने क्या कहा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब यह है, चाहे आप उत्तराखंड स्टेट में आपका बर्थ हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उत्तराखंड के ही सिटीजन होंगे, नहीं, चाहे आप उत्तराखंड में पैदा हुए, चाहे आप दिल्ली में पैदा हुए, आप कहीं भी पैदा हुए, सिटीजनशिप आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया की मिलेगी। सिटीजनशिप आपको दिल्ली की नहीं मिलेगी, उत्तराखंड की नहीं मिलेगी, या झारखंड की नहीं मिलेगी। आपको सिटीजनशिप जहां अगर आप कहीं बाहर जाएंगे तो आप एज एन इंडियन सिटीजन के रूप में जाएंगे, एज एन उत्तराखंड, एज एन दिल्ली सिटीजन के रूप में बाहर नहीं जाएंगे। तो ये कहता है, देखिए जो यूएसए है वहां पे 2 टाइप की सिटीजनशिप होती है, डबल, एक तो आपको स्टेट की मिलती है और एक आपको नेशन की मिलती है जो कि होती है यूएसए की, ठीक। इंडिया में लेकिन सिंगल सिटीजनशिप के बारे में ही बोला गया, चाहे आप क्या लिखा, इट मींस दैट एवरी इंडियन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस हर और अ रेसिडेंट और प्लेस ऑफ बर्थ। वही मैंने कहा, आप चाहे कहीं भी रिसाइड करते हो लेकिन आप सिटीजन तो इंडिया के हैं, इसीलिए आपकी सिर्फ एक ही नागरिकता रहेगी, वो भी कौन रहेगी, इंडियन सिटीजनशिप। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा कुछ और भी है, मैंने ये 10 कुछ खास बता दिए थे। अब जैसे इंडिपेंडेंट बॉडीज भी हमारे वहाँ, जैसे सीबीआई हो गई, इसके अलावा यूपीएससी हो गई, वैसे ही हमारे वहाँ इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन, ये भी बता रखा है। हमारे वहाँ स्टेट इमरजेंसी लग सकती है, प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, तो ये सारे होते हैं। इसके अलावा 3 टायर गवर्नमेंट, इसका मतलब ये है, 3 टायर गवर्नमेंट का मतलब ये है कि आपका इसमें सेंट्रल लेवल पे आती है, स्टेट पे आती है, फिर लोकल लेवल पे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, ये उसमें आएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये कुछ और भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर है। तो मतलब इसका मतलब यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन सारी चीजों के बारे में बात करता है। इन सारी चीजों को हम आगे और अच्छे से देखेंगे। अभी हमने ब्रीफ देखा कि सेलिएंट फीचर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। थैंक यू सो मच।